जिस तरह से मोदी हिंदू कार्ड खेलती हैं, उसी तरह से दीदी यहाँ के गरीब मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेलती हैं। लेकिन और बिल्किस बेगम के साथ जो भी हुआ है, हम समझते हैं कि ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जियाँ उड़ाया गया है। पंजाब में स्ट्रेटजी में थोड़ी गलती ज़रूर हुई है। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, लेकिन हिंदुस्तान का जो अभी सरबराह है वो देश का प्रधानमंत्री है। और जब ये सान्या हुआ था तब वो चीफ मिनिस्टर थे। जो देश का अभी होम मिनिस्टर है वो वहाँ का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर था। और 2002 में जो वाक़यात हुए वो हिंदुस्तान के लिए एक काला धब्बा से कम नहीं है। और बिल्किस बेगम के साथ जो भी हुआ है, हम समझते हैं कि ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जियाँ उड़ाया गया है। क्योंकि एक लाचार औरत, एक तरफ हम बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और ठीक उसी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण दे रहे थे लाल किला से, उसी रोज़ उनकी सरकार उनको बरी करता है। इसका मतलब है कि ये उन लोगों के लिए चैलेंज है जो लोग कानून में विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए चैलेंज है जो धर्मनिरपेक्ष है, उन लोगों के लिए चैलेंज है जो लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस अपने बुनियाद के ही वक्त से हमेशा प्लूरल सोसाइटी चाहता है, यानी यकजहती चाहता है। और कांग्रेस का जो अपना संस्कृति है वो देश की संस्कृति के मिट्टी से जाकर मिलता है। इसलिए कांग्रेस ऐसे जो फैसले आए हैं गुजरात सरकार का, उसकी सिर्फ मजम्मत नहीं करती है, बल्कि हम समझते हैं कि ये फिर से एक बेईमाना हमला है औरतों के ऊपर और माइनॉरिटी के ऊपर। गुजरात के किसी भी इलेक्शन प्रचार में क्या बिल्किस बानो के मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी? नजर नहीं आ रहा है इस मामले को उठाते हुए। देखिए, क्या वजह है? क्या हिंदू बैंक कहीं ना कहीं आपका कट रहा है? नहीं, कांग्रेस कभी भी हिंदू मुसलमान को अपना वोट बैंक अलग अलग नहीं मानता, बल्कि देश के जितने नागरिक हैं, जो लोग गुजरात की तरक्की चाहते हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, आप अगर कंपेरिजन करें तो मेरे पास, मैं खाका दे सकता हूँ, पूरा ये दे सकता हूँ कि गुजरात में जो तरक्की कांग्रेस के वक्त में हुआ उसको कुछ हद तक बीजेपी की सरकार जब नरेंद्र मोदी की थी तो कुछ हद तक उसने उसको मतलब कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन उसके बाद से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट आया है कि अदानी 11 साल में बिल गेट्स से भी अमीर आदमी बन गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं, गरीबों का मुद्दा है, लाचारों का मुद्दा है, बेकारी का मुद्दा है। तो कांग्रेस के लिए मुद्दा बहुत बड़ा पड़ा है। उसमें एक ये गैर इंसानी जो फैसला हुआ है वो भी एक मुद्दा यकीनन होगा, क्योंकि हम लोग इसको गैर इंसानी मानते हैं। मैं बंगाल की दीदी या बहन जी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन यकीनी तौर पर सोनिया जी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो सर्कुलर दिया है तमाम स्टेट यूनिट्स को, उसमें इन्हीं तमाम बातों के खिलाफ लड़ाई जारी होगा। और आप अगर दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे कि 4 तारीख के बाद हिंदुस्तान को जोड़ने की बात और एक बहुत बड़ा पदयात्रा निकलेगा, करीब 350 किलोमीटर का लोग घूमेंगे। तो उसमें ये तमाम बातें आएंगी, जहाँ बेकारी का मामला आएगा, जहाँ डेवलपमेंट का मामला आएगा, जहाँ लोगों के जुल्म का मामला आएगा, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला आएगा, वहाँ यकीनन बिल्किस बानो का भी मामला आएगा। और अगर आप लोगों के पास ये खबर है कि हमारी नेत्री सोनिया गांधी ने मुँह नहीं खोला, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्होंने सर्कुलर दिया है और उस सर्कुलर के मुताबिक हम लोग हर जगह इस घटना की मजम्मत कर रहे हैं। कांग्रेस को देखा गया है कि गुजरात इलेक्शन में शुरू से ही बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर होता रहा है, मगर इस बार जो देखा जा रहा है कि आप बढ़ चढ़ करके कांग्रेस को कांग्रेस का चोपड़ा पूरे तौर पर साफ करना। तो ये जो आप पार्टी है, ये किसका बेबी है? अन्ना हजारा का। अन्ना हजारे ने जब गलत चीज़ों को लेकर आंदोलन किया दिल्ली में, तो उसमें क्या था? कोल स्कैम था, 2G स्पेक्ट्रम था, आदर्श हाउसिंग था, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब कोर्ट में ये मामला गया तो कहीं भी साबित नहीं हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार ने ये तमाम चोरी में मुलविस थे। ठीक है, और उनका पैदावार कौन कौन है? एक IPS ऑफिसर थी किरण बेदी, उनको गवर्नर बना दिया पौंडीचेरी का। ठीक है, ये केजरीवाल, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया।
सिसोदिया, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। सिर्फ एक आदमी उससे अलग हो गया, उसका नाम है योगेंद्र यादव, जो दोनों के खिलाफ लड़ रहा है। तो हम ये समझते हैं कि आम आदमी जो है उसको इसलिए प्रेस वाले लोग हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि वो सेम परिवार से है, वो भी संघ परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इस बुनियाद पर। लेकिन हकीकत, ज़मीनी हकीकत यह है कि टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में वहाँ है गुजरात में, और हम लोग यकीन के साथ कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद इस बार कांग्रेस वहाँ पावर में आएगी। तो यानी कि क्या गुजरात में आप जो है आम आदमी पार्टी क्या कटुआ के तौर पर शामिल होंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटेंगे संघ परिवार का ही, क्योंकि संघ परिवार में झगड़ा शुरू हो गया है। रोज़ आप लोग देखते होंगे जो गडकरी शाखा में आकर भागवत जी के साथ मैंने ये पैरेड करते नजर आते थे, जो बाजू में बैठकर अपनी बातें कहते थे, आज उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो अखबार में क्या रहा है पता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि आज के दिन बीजेपी और आरएसएस में एक बड़ा रिफ्ट आया, अंदरूनी एक टकराव आया। उसकी मेन वजह है कि आज कहीं भी जाते हैं अगर ये नरेंद्र मोदी, तो ये स्लोगन आप नहीं देखते होंगे कि बीजेपी जिंदाबाद, सिर्फ आप देखते होंगे मोदी 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 मोदी, चाहे यहाँ हो या अमेरिका की सरजमीन हो या लंदन की सरजमीन हो, मोदी मोदी मोदी। तो जब एक आदमी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा अपने आप को बना लेता है तो उसका शुरुआत होता है तनज़ुरी का। बीजेपी के साथ ही हम लोग का होगा और हम लोग पावर में इस बार जरूर आएंगे, क्योंकि संघ परिवार में आपसी टकराव है और उसका फायदा कांग्रेस को यकीनन मिलेगा। कांग्रेस ने पंजाब में भी वादा किया था कि हम आ रहे हैं इक़्तिदार में, बट देखा नहीं गया कुछ। देखिए, पंजाब में स्ट्रेटजी में थोड़ी गलती ज़रूर हुई है और उसको हम लोग सुधार रहे हैं। ऐसे वक्त में वहाँ चीफ मिनिस्टर बदला गया और वहाँ किसानों पर जो भरोसा था हम लोग को, वो लोग साथ नहीं दिए। उसकी वजह थी कि जिस चीफ मिनिस्टर को हम लोग हटाया उसका भी किसानों में बहुत पैठ था और वो जाकर बीजेपी से मिल गया, तो इसका एक गलत असर पड़ा है, उसको हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। क्या कहा गुजरात ये पंजाब इलेक्शन में जिस तरह से करारा जवाब मिला कांग्रेस को, क्या स्टेप लेने की वजह से? नहीं, उसमें थोड़ा पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिक्स में एक है आइडियोलॉजी, दूसरा है स्ट्रेटजी, एक है नीति, एक है रणनीति। यकीनन हमारा रणनीति वहाँ के मामले में थोड़ा ठीक नहीं था और उस बात को सोनिया जी भी दोहराई हैं, प्रियंका जी भी बोली है। तो अब दोबारा मेरे जैसा आदमी का बोलना ठीक नहीं है। बीजेपी 250 के अंदर, अब बाकी छोटी छोटी पार्टियाँ, तो अभी 1.5 साल पौने 2 साल बाकी है। इनके यहाँ बिखराव शुरू हुआ है, टकराव शुरू हुआ है और उनकी गलत नीतियाँ, जिसमें जितना भी उन्होंने प्रॉमिस किया था एक भी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। न 2 करोड़ हर साल लोगों को रोज़गार दिया, न 15 लाख ब्लैक मनी लेकर आए, और महंगाई तो अपने इतना ऊंचाई पर है कि आम आदमी का आज के दिन ये सकत नहीं है कि वो बाज़ार जा सके और अपने ख्वाहिश के मुताबिक सामान लेकर आ सके। जैसे ये खातिन है, ये खुद बोले ना कि जब हमारी सरकार थी तो 446 रुपया रेट था LPG गैस का और आज 1000 रुपया से ऊपर है, तो ये तो फर्क पड़ेगा ना। मगर हिंदुस्तान के आवाम को देखा जा रहा है कि ये सब महंगाई से या फिर बेरोजगारी से कोई मुद्दा ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये मुद्दा से इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, हम एनालिसिस दूसरे तरह से करते हैं। आप देखिए, देश में अगर 100 आदमी ने वोट दिया है तो बीजेपी और एनडीए को सिर्फ 35% मिला। 65% आदमी इस सरकार के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ कमी हम में है कि जो अपोजिशन है वो यूनाइटेड नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस अपने ईगो को छोड़कर एक साथ हो जाए, तो कांग्रेस के लीडरशिप में सरकार बनने के लिए तैयार है 224 में। नीतीश कुमार ने सदन में बाकायदा कल कहा है कि कांग्रेस जिस तरह हम लोग यूनाइटेड हो रहे हैं, यूनिट एक साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, वैसे तमाम पार्टियों को एक साथ जुड़ करके लड़ने की जरूरत है 2024 में। बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस पूरे तौर पर समर्थन करेगी? बिल्कुल समर्थन करें, उस सरकार में हम शामिल हैं। हाँ, सरकार में आप लोग कितना हद तक का सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट करेंगे। आरएसएस और फांसीवादी ताकत के खिलाफ जो भी प्रपोजल आएगा, सब लोग मिल करके हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिहार में जो सरकार माइनस बीजेपी बनी है, उससे फ़ायदा ये हुआ है कि एक पॉलिटिकल मैसेज गया पूरे देश में, और तमाम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तो एक रुकावट बने जिससे कि बीजेपी अपना थैला को बंद कर दे और पैसा देकर ख़रीदने का जो बाजार की तरह वो इस्तेमाल कर रहे थे वो कम जाएगा। अब लोग समझने लगे हैं कि ये अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, सिर्फ पैसा का ये खेल है। मतलब बंगाल की सियासत को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? क्या एक तरफ जहां सुब्रमण्यम स्वामी जी आकर के दीदी से मिल रहे हैं, वही दूसरी जानिब बिल्किस बानो जैसे मामला को लेकर के इनका खामोश बरतना, और एक तरफ देखा जा रहा है कि इनके लीडरान के घर से, इनके मंत्री के घरों से नोटों की बारिश बरसना, क्या किस नजरिए से देख रहे हैं सियासत को? पश्चिम बंगाल इनके दौरे हुकूमत में, ममता जी के दौरे हुकूमत में जिस तरह से बदनाम हुआ पूरा सूबा, कभी बंगाल के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरा नंबर यह है कि यहाँ किसी भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। तीसरा नंबर यह है कि जो मुलाजिम है सरकारी, उनको 34% कम पैसा मिलता है दूसरे स्टेट के मुलाजिम से, यानी DA का पेमेंट नहीं किया है। चौथी बात यह है कि इनके पूरे कैबिनेट में और पार्टी संगठन में
सिर्फ और सिर्फ चोरों की बढ़त होती जा रही है। आम जनता का कोई तरक्की नहीं हुआ, न यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, न ही बेकारी ख़त्म हुआ। मगरबी बंगाल में 5 लाख वैकेंसी है सरकार में, लेकिन एक भी वैकेंसी को 11 साल में वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है, ये सरकार करप्शन की सरकार है, ये सरकार दिशाहीन सरकार है, ये सरकार एंटी पुअर सरकार है, यानी गरीब विरोधी सरकार है। जिस तरह से मोदी हिंदू कार्ड खेलती हैं, उसी तरह से दीदी यहाँ के गरीब मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेलती हैं। लेकिन जब इन मुसलमानों का जायज़ जो हुकूक है वो देने की बात आती है तो पीछे हट जाती हैं। 2-3 मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि यहाँ 10,000 मदरसा टीचर हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग हाई मदरसा है, प्राइमरी मदरसा है। उन लोगों को इन्होंने वादा किया था 2010 में, 11 में नहीं किए। फिर जब 16 में इलेक्शन होने वाला था, इस मुस्लिम इंस्टीट्यूट के फुटपाथ पर उन लोगों ने हाई मदरसा बोर्ड के सामने एहतजाज किया था। तो एक मंत्री आकर उन लोगों को ले गया कि चलो दीदी बुलाई है नवान्नों में, और वहाँ जब ये लोग गए तो इनसे कहा गया कि आप अपना शोरगुल बंद कीजिए, आप अपना एहतजाज को ख़त्म कीजिए, और मैं आप लोगों की मांग को सरकार में आने के बाद ही कर दूंगी। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब उर्दू दा की बात कर लीजिए। सरकारी दूसरी ज़ुबान की हैसियत दी गई असेंबली के ज़रिए, लेकिन आज आप बताइए एक भी सरकारी दफ्तर में उर्दू में साइन बोर्ड लिखा गया है क्या? किसी भी सरकारी दफ्तर में एक ट्रांसलेटर भी है क्या? सिर्फ सरकार को नहीं ठहरा सकते आप, इसके जिम्मेदार खुद को भी तो ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब पब्लिक खुद बेदार नहीं होगी तो इसको इस बात को बेदार कैसे ऐसा है कि मैं आपको मटिया बुर्ज ले चलूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा उर्दूदार रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हज़ारों दरखास्त उर्दू में दिया गया, और उसकी भी क़यादत TMC का ही एक MIC ने किया। लेकिन कॉरपोरेशन के पास एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो उर्दू में अगर कोई एप्लीकेशन आता है तो उसका कोई रिस्पॉन्स दिया जाए या उसका कोई एक्नॉलेजमेंट तक किया जाए। तो ये बेहिसी का शिकार है, ये सरकार बेहिस है। इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि ये माइनॉरिटी के लिए अच्छा करेंगे या यहाँ के गरीबों के लिए अच्छा करेंगे। और एक एग्जांपल, जहाँ पूरे देश में हम केंद्रीय सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ट्रेड यूनियन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, वहीं जब पश्चिम बंगाल में हम लोग कोई आंदोलन करते हैं तो मुझे भी कई बार अरेस्ट होना पड़ा। तो ये हम लोग 2 दिन का जब पूरे इंडिया में अपना स्ट्राइक किया तो इनकी पुलिस, इनके पार्टी के रजाकार, लोकल गुंडा मिलकर स्ट्राइक को तोड़वाने का कोशिश किया और कहीं कहीं तोड़वा भी दिया। तो ये गरीबों और मजदूरों और मेहनतकशों के लिए भी ये सरकार उनका दोस्त साबित नहीं। दादा, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यहाँ पे रोड नहीं बनवाया गया, यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बना, यहाँ बिजली नहीं आई? किस तरीके से, किस तरह का डेवलपमेंट जब इनके आने के पहले ही बंगाल में बिजली सरप्लस था, कलकत्ता में भी सरप्लस था और पूरे बंगाल में सरप्लस था। स्वास्थ्य अधिकार देखिए, सरकारी सरप्लस क्यों था? लोग काफी ज्यादा फैजियाब हो रहे हैं। देखिए, सरकारी ये बिजली की बात आपने की ना, क्यों ये सरप्लस है स्टेट पावर में? इसलिए कि बंगाल से ज़्यादा कल कारखाना, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है बिजली का, इससे ज़्यादा कहीं बंद नहीं हुआ, कहीं बंद नहीं हुआ। आप गरीबों के पॉकेट का पैसा मालिकों ने मारा, सरकार ने मारा, और आप 500 रुपया लक्खी भंडार में, तो आप तो लोगों को डोल देकर भिखारी बना रही हैं, हैबिचुअल भिखारी बना रही हैं। वो अपने काम में जाएगा नहीं, तो ये समाज जो है विकलांग हो जाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा। 500 रुपये से महीने विकलांग बन जाएगा ज़हनी तौर पर। नहीं, आपने कहा कि वो कमाने धीरे वो जब आदी हो जाएंगे, जैसे एक भिखारी खट्टा खट्टा रहता है, रास्ते में भीख मांगता रहता है, आप उसको ऑफर कीजिए कि मेरे घर में आके काम करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। तो यहाँ के जनता को आदी बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ? ये सड़कें, ये सब में लगा हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा। इसीलिए जब लेफ्ट फ्रंट ने सरकार छोड़ा तो 2.25 लाख करोड़ के करीब कर्ज था यहाँ के जनता पर, यहाँ के सरकार पर। आज कितना है पता है? 7 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा हम कर्जदार हैं, और उसका हिस्सेदार हम भी हैं, जबकि हम कसूरवार नहीं है, हमने कर्जा नहीं लिया, हमारी सरकार ने लिया।